हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में बात करी थी, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, राइट। वैसे तो टॉपिक एक ही है लेकिन दो अलग अलग पॉइंट है उसमें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की पूरी डिटेल बता दी, उसके बाद हाउ टू फाइंड अ नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द स्पेक्ट्रा, उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, राइट। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं और एक मॉडल के बारे में, हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। लेकिन वो मॉडल किसने दिया था? तो हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा है, हमने रुथरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि सही भी है, कुछ हद तक ये मॉडल बिल्कुल सही है। कुछ एटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला एक पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए, ये जो थियरी है वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। रीजन ये है कि ये थियरी बहुत काम में आने वाली थियरी है। आगे जाके नीट और जेडब्ल्यू की एग्जाम जब आप लोग देंगे तो उसमें ये थियरी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो आपको बहुत अच्छे से इस थियरी को समझना है। बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे ड्यूरिंग द थियरी, वो सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से एक पेपर के ऊपर लिखने हैं। हर बार मैं बोलता आ रहा हूँ कि आपको अच्छे से उसे लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बोर एटॉमिक थियरी। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। अब बोर ने क्या किया? हाइड्रोजन एटम के लिए ये थियरी को डेवलप किया। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। उसने जो भी काम किया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए किया। तो हाइड्रोजन के अलावा एक एटम, क्या कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम के अंदर हो सकता है? बताइए मुझे। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा यदि हम लोग लिखे हीलियम +1, हम लोग लिखे लिथियम 2+, तो ये दोनों के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बट ये एटम नहीं है, ये पॉजिटिव आयन है। तो हाइड्रोजन के अलावा ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो पहले ही याद रख लो, 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा आयन जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ये थियरी एप्लीकेबल है। ये बोर एटॉमिक मॉडल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। जो हम लोग फॉर्मूलाज लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके पास वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन है, हीलियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हीलियम +1 के ऊपर एप्लीकेबल है। लिथियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लिथियम 2+ के ऊपर ये एप्लीकेबल है। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए, अब पहला पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। याद रखना वर्ड, उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट। एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, क्या एक ही पाथ होगा यहां पर? तो नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन जिस किसी पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पाथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हैं। एक पॉइंट और समझ लेना, इलेक्ट्रॉन ये पहली स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके अंदर मूव कर सकता है। यदि पहली ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो फिर डायरेक्टली वो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ही हो सकता है। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट देयर इज अ गैप, लेकिन उस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ही हो सकता है। पहले ऑर्बिट के अंदर होगा, या फिर दूसरी, या फिर तीसरी, या फिर चौथी। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट नंबर के अंदर हो सकता है। कभी भी दो ऑर्बिट के बीच में जो गैप है वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं n = 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जो है ऑर्बिट है। और यहां पर ऑर्बिट के हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रजू कर सकते हैं। मींस यहां पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, दैट इज K L M N O P। यहां पर 4 नंबर आएगा, 5th नंबर आएगा, 6 7 8, ऐसे O P Q R आप आगे बढ़ सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ध्यान ये रखना है बेटा कि हम लोगों को ऑर्बिट नंबर तो देना है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है,
तो यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है वहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है? अब स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप? स्टेटमेंट लिखो, मैं यहां पर नहीं लिख रहा, आप स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around the nucleus in particular circular path. This circular path is known as a stationary orbit. Electron revolving in surround the nucleus in particular path. This path is known as a stationary orbit. बोलो समझ में आ रहा है बात? तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट कर सकता है। ये बात पहले याद रखो। चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ कोई भी ऑर्बिट के अंदर जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मान के चलो ये जो पहली ऑर्बिटल है उसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल। यहां पर मैं ऑर्बिट नंबर ले रहा हूं 2, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के अंदर। अब यहां पर मैं कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एंड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो हमको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर मैंने बात करी थी कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, अदर देन 1 नंबर, अदर देन 1 ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसे। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू इनफाइनाइट जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये n इज इक्वल टू 2 जो नंबर है दैट इज अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग एनर्जी दे, कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर सकता है? h न्यू जितनी एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां जाएगा? सेकेंड पाथ के अंदर। सेकेंड पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर वहां पर भी टिकेगा नहीं, वहां से फिर कहां आएगा? ग्राउंड स्टेट के अंदर, और जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी वो रिलीज भी कर लेगा। तो यहां पर मान के चलो ये जो n इज इक्वल टू 1 है उसकी एनर्जी E1 है, n इज इक्वल टू 2 है उसकी एनर्जी को E2 मान लिया जाए। तो दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना? तो दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है E2 माइनस E1 दैट इज डेल्टा E। E2 माइनस E1 दैट इज डेल्टा E, एंड ये डेल्टा E की वैल्यू कितनी होगी? h न्यू जितनी। डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, तो h न्यू जितनी एनर्जी होगी। बोलो समझ में आ रही है बात? तो h न्यू जितनी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, h न्यू जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो ये जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। याद रखना वर्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग। तो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसे हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन के दौरान चेंज इन एनर्जी कितना है? h न्यू जितनी एनर्जी का चेंज है। अंडरस्टूड? ओके। अब थर्ड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता है। आप लोगों को फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम। मैं बात नहीं कर रहा 11th की फिजिक्स की, मैं 9th या 10th की फिजिक्स की बात कर रहा हूं। वहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम ये वर्ड सुना होगा। इसका मतलब पता है आप लोगों को? एंगुलर मोमेंटम का मतलब, चलो मोमेंटम जानते हो, मोमेंटम का मतलब पता है? मोमेंटम का मतलब क्या है? ये जो पेन है, इस पेन को मैं थ्रो करूंगा तो मैं कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं, मींस ये पेन की वेलोसिटी कितनी है एंड ये पेन का मास कितना है। मास इनटू वेलोसिटी इट इज अ मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv। जब मैं ये ऐसे थ्रो करूंगा तो ये लीनियरली मूव कर रहा है। तो पेन जब लीनियरली मूव कर रहा है तो P इज इक्वल टू mv दैट इज नोन एज अ मोमेंटम। अंडरस्टूड? अब बात है एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है समझना अच्छे से। मान के चलो आपके पास यहां पर है न्यूक्लियस, राइट? अब ये आपका है पहला पाथ,
दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे आप लोग लिख सकते हो आगे तक। 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉन इस पहले पाथ के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमको पता है कि यदि मैं यहां पर एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन बाहर के कोई भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, मींस जब वो बड़े ऑर्बिटल नंबर के अंदर जाएगा तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ट्रांजिशन भी वही बोल रहा है, देखो n इज इक्वल टू 1 से 2 में जा रहा है, h न्यू जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, 2 में से 1 में आ रहा है, h न्यू जितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ऊपर से नीचे आना, रिलीज होना, तो ऊपर से नीचे आना, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अंडरस्टूड। अब यहां पर हमें समझना क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये पहले पाथ में मूव करेगा तो इसका एक फिक्स मास है, इलेक्ट्रॉन का खुद का एक फिक्स मास है, एक फिक्स वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो m and v दोनों है, तो p इज इक्वल टू mv हम जानते हैं। लेकिन यहां पर ये एंगुलर मूव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम माना जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मली जो मोमेंटम होता है वो p इज इक्वल टू mv होता है, बट एंगुलर मोमेंटम के अंदर रेडियस का रोल अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहां से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये है तो इसे r बोलेंगे, यहां से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा तो r थोड़ी और बढ़ गई, यहां से डिस्टेंस बढ़ा तो r बढ़ गई। तो जैसे जैसे r बढ़ती जाएगी मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप ये धागा ले लो, धागे के साथ एक पत्थर जो है, स्टोन जो है, उसको बांध दो। मान के चलो धागा जो है वो सिर्फ इतना सा लिया है आपने, और स्टोन जो 100 ग्राम का स्टोन है उसे वहां पर बांध दिया है और आपने ऐसे उसे रोटेट करवाया, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। समझ लो। अब आपने क्या किया, धागे की साइज बढ़ा दी, धागे की साइज को बढ़ा दिया, एक स्टोन ले लिया, अगेन वही स्टोन, लेकिन अब आपने उसे मूव कर लिया। अब दोनों किस्से में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों केस के अंदर दोनों को ऐसे मूव करके ऐसे थ्रो कर रहा हूं। कौन सा स्टोन आगे जाएगा, सोचो जरा। जो छोटा धागा था वो कि बड़ा धागा था वो? जो धागा बड़ा था उसके साथ जो स्टोन था वो ज्यादा आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी रेडियस बढ़ती है, जब भी रेडियस बढ़ती है मोमेंटम बढ़ जाता है, तो रेडियस यहां पर अप्लाई हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उस मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं mvr। मास इनटू वेलोसिटी तो होता ही है, वो तो नॉर्मली मोमेंटम हो गया, बट एंगुलर मोमेंटम आए तो रेडियस भी वहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। तो mvr ये वैल्यू किसके साथ इक्वल है? तो ये वैल्यू इक्वल है h/2π के साथ, h/2π। अब इसमें h फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल। पाई की वैल्यू भी फिक्स है 3.14। अब बात आती है कि h/2π जो है वो वैल्यू फिक्स कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल नंबर बदलेगा तो मोमेंटम बदलता जाएगा। अब यदि h/2π ही सिर्फ मैं ले लूं तो क्या फर्क रहेगा? कांस्टेंट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। h की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो गए। बट ऐसा हो सकता है क्या? हर ऑर्बिट नंबर के साथ एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हमें इस h/2π की वैल्यू को n के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो ये n जो है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या है ये? इंटीजर नंबर है, याद रखना। ये इंटीजर नंबर क्या हो सकता है? तो ये इंटीजर नंबर ऑर्बिटल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू कोई भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल नंबर बढ़ता जाएगा एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। अब यहां पर बॉल क्या बता रहा है समझना।
मैंने आपको समझा तो दिया कि ये है क्या। अब बोर क्या बोलना चाह रहा है कि h/2π इज एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ये h/2π सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ये h/2π किसी इंटीजर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। नहीं समझ आई बात? वापस सुनो। h/2π इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, अब ये h/2π इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ वही जगह पे हो सकता है जहां पर ये h/2π कोई इंटीजर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। ऐसा क्यों? ये n की वैल्यू है, मान के चलो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पाथ में रोटेट कर रहा है, तो आप यहां पर n की वैल्यू क्या लिखोगे? 1। तो यहां पर मैं लिखूंगा ना, फॉर n इज इक्वल टू 1 एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? mvr इज इक्वल टू 1h/2π होगा कि नहीं? ये यदि मैं n इज इक्वल टू 2 ले लूं तो एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 2h/2π, जिसमें 2 कैंसल तो h/π हो जाएगा। यदि मैं n इज इक्वल टू 3 ले लूं तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr 3h/2π। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट पाथ के अंदर रोटेट कर सकता है, या फिर सिर्फ सेकेंड पाथ में रोटेट कर सकता है, या फिर थर्ड पाथ में रोटेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी दो पाथ के बीच में जो गैप है वहां पर रोटेट नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ही रोटेट कर सकता है। तो ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टूड? अब यहां पर मेन पॉइंट मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये स्टडी किया गया तो इसकी रेडियस कितनी। तो यहां पर हम लोग 4th नंबर पे बात करेंगे इसकी रेडियस के बारे में। मींस जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है उस स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, रेडियस को रेडियाई भी बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ये रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर रोटेट कर रहा है तो उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस फिक्स होती है, उसमें चेंज नहीं आता है। दैट इज a0 into n²। ये मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है? a0 into n², वेयर a0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, जिसको आप लोग लिख सकते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आती है a0 की। इस वैल्यू को मैं यदि यहां पर रखूं तो यहां पर रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.529 into n²। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोला था शुरुआत में कि बोर एटॉमिक मॉडल 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए एप्लीकेबल है, बात सही। लेकिन हीलियम एंड लिथियम में एक चीज हाइड्रोजन से डिफरेंट है, दैट इज एटॉमिक नंबर। हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ में एक चीज कॉमन है, इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन सेम है बट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। तो यदि मैं कोई भी एटम के लिए एप्लीकेबल करना चाहूं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा? रेडियस को हम लोग बोलेंगे Rn। n का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सेकेंड ऑर्बिटल तक की रेडियस, थर्ड ऑर्बिटल की रेडियस, तो Rn इज इक्वल टू 0.529 n² अपॉन z। अपॉन क्या आएगा? z। ये होगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये वैल्यू किस में आएगी बेटा? एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू निकालने आपको आनी चाहिए। मान के चलो n की वैल्यू 1 लेनी है तो 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। z, मान के चलो मैं हाइड्रोजन एटम ले लूं तो ये तो z की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ ये यहां पर z लिखने का मतलब नहीं। तो फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस की वैल्यू कितनी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस कितनी आएगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। मैं बात करूं सेकेंड ऑर्बिटल की तो 0.529 इनटू n² का मतलब क्या होगा? सेकेंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4 एंड हाइड्रोजन एटम है तो नीचे 1 आएगा।
हाइड्रोजन एटम नहीं है और हीलियम प्लस है तो नीचे क्या आएगा, Z है तो 2 आएगा, राइट। लिथियम है प्लस 2 है तो यहाँ पर नीचे 3 आएगा। तो ऐसे आप लोग इसकी रेडियस निकाल सकते हो। तो डिफरेंट ऑर्बिटल की हम लोग रेडियस यहाँ से तय कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मेरे हिसाब से इसे याद रख लो आप लोग। ये याद रखोगे तो होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए भी एप्लीकेबल तो है ही, क्योंकि Z की वैल्यू यदि मैं 1 ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर का फॉर्मूला ही हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आती है एनर्जी के बारे में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब जब दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला एनर्जी का है जिसे आपको याद रखना है, En इज इक्वल टू En। n का मतलब क्या करेंगे हम लोग, n का मतलब करेंगे ऑर्बिटल नंबर। En इज इक्वल टू -RH 1/n²। ये याद रख लेना, -RH 1/n²। इस एनर्जी के यूनिट को जूल में लेंगे हम लोग, जिसमें ये जो RH है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसे हम लोग RH से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल में होती है वैल्यू। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे और n की वैल्यू रखेंगे तो हमें हर किसी ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी। अगेन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ हाइड्रोजन एटम। यदि आप किसी भी एटम के लिए इसे एप्लीकेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर अगेन Z आएगा, लेकिन यहाँ पर Z से डिवाइड किया था, वहां Z² से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज En इज इक्वल टू क्या वैल्यू रहेगी, तो -2.18 इंटू 10⁻18, जो मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट यहां पर लिख लिया है। ऊपर आएगा Z², नीचे आएगा n², ये वैल्यू आएगी जूल में। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या दिखा रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हो गया हमारा जूल के अंदर। सिंगल एटम की एनर्जी जूल के अंदर आ गई, जहां पर हमें Z पता होना चाहिए, जहां पर हमें n पता होना चाहिए। n का मतलब क्या है, n को हम लोग और एक नेम से जानते हैं, जैसे एनर्जी लेवल बोल सकते हो, n को आप लोग ऑर्बिट नंबर बोल सकते हो, n को आप लोग और एक नया नेम दे सकते हो, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या दे सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। क्वांटम नंबर क्या होता है तो इसी चैप्टर में हम पीछे पढ़ने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि ये जूल है। यदि आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछते हैं तो याद रखिए En इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये फॉर्मूला को भी आपको याद रखना पड़ेगा। 13.6 देखो जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर बेटा आंसर आ गया। यही आंसर को हम लोग किलो जूल में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक फिगर चेंज हो जाएगी। En is equal to -1313 Z²/n²। ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी पर मोल। अब बात यह है कि इतनी बड़ी वैल्यू कैसे चेंज हो गई, जूल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे चेंज हो गई। तो इतनी वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि यहाँ पर मैंने पर मोल निकाला है, जब ये पर मोल नहीं है, सिर्फ जूल है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोवोल्ट है। जब ये पर मोल है मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ये वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू थोड़ी बड़ी सी है। याद रखना, ये वैल्यू बहुत छोटी सी है जबकि ये वैल्यू बड़ी है। रीजन ये है कि सिर्फ ये बड़ी 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है।
और एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन जब फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो En इज इक्वल टू -2π² z² me⁴ अपॉन n² h²। यहां पर मैं लिख सकता हूं अर्ग पर इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैंने यूनिट लिखा है अर्ग। अब ये नई चीज है, जरा ध्यान से समझना। 2 पता है आपको कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, Z हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम 2 प्लस लेना है तो 3, हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसी लेनी पड़ेगी। M ये मास है इलेक्ट्रॉन का जो कांस्टेंट होता है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो कांस्टेंट होता है, H प्लैंक कांस्टेंट जो कांस्टेंट है, एंड सिर्फ N, तो यहां पर सिर्फ N की वैल्यू बदल जाती है। तो जब जब इस N की वैल्यू को चेंज करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन फर्क समझ लेना, H की वैल्यू क्या है बेटा, H की वैल्यू बताइए 6.626 इंटू 10⁻⁻34। लेकिन वो वैल्यू यहां पर नहीं रख सकते आप, क्योंकि यदि वो वैल्यू रखी तो ये जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। हमें अर्ग में लाना है, तो अर्ग के लिए याद रखना H की वैल्यू, H की वैल्यू अर्ग के लिए आती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। याद रख लेना ये H की वैल्यू अर्ग में है। फुल बात समझ में आ रही है? तो अर्ग में लेनी है तो -27 आएगा, एंड जूल में लेनी है तो -34 आएगा। ये मेन डिफरेंट है दोनों के बीच में। यहां पर मैंने डिफरेंट एनर्जी के फॉर्मूलाज बताए, यहां पर मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया है, और एक लास्ट फॉर्मूला भी मैं आपको, एक और फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे अभी थोड़ी देर में हम। लेकिन यहां पर जो याद रखना है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, समझो। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी सेकंड, थर्ड या फोर्थ में नहीं हो सकती। वेलोसिटी चेंज जरूर होगी। तो याद रखना वेलोसिटी जो है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एंड n के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है। अब z क्या है, तो कहानी सेम है। z इज एटॉमिक नंबर। z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, एंड n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। n इज ऑर्बिट नंबर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये z जो है वो एटॉमिक नंबर है। ओके, चलिए नोट करिए। फिर और एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है तो उसके बारे में बात करनी है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 6 नंबर तक बात कर चुके हैं, 7th नंबर। अब हम लोगों को फॉर्मूला एक डिराइव करना है। याद करिए मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें एक फिक्स वैल्यू थी। कौन सी फिक्स वैल्यू थी, याद करो। यस, बिल्कुल 109677 1/ni² - 1/nf²। राइट, वो वैल्यू कहां से आई, तो वो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, जरा ध्यान रखना। मान के चलो यहां पर आपके पास है EI एनर्जी लेवल और ये है EF एनर्जी लेवल। मींस ये है इनिशियल, ये है फाइनल। इलेक्ट्रॉन इनिशियल से फाइनल में जा रहा है, फिर फाइनल से इनिशियल आ रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। और ये वैल्यू जो होती है उसमें hν जितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। बोलो बात समझ में है? ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब आप लोग ये एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, En इज इक्वल टू -RH 1/n²। उसी का यूज करते हैं। यदि मैं EI का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, -RH 1/ni², 1/ni², ये जूल में आएगा। यदि मैं EF लिखना चाहूं तो ये आएगा -RH 1/nf² जूल। तो यहां पर EI एंड EF ऐसे दो फॉर्मूला है। अब यहां पर ये फॉर्मूला में डेल्टा E किस तरह से निकालेंगे, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या होती है, EF माइनस EI। फाइनल में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर लो तो वो वैल्यू कौन सी आएगी, डेल्टा E, जो वैल्यू कितनी होती है, hν जितनी होती है। अब EF की वैल्यू क्या है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं hν इज इक्वल टू, देखो -RH
1 अपॉन NH स्क्वायर माइनस RH 1 अपॉन NI स्क्वायर, तो माइनस RH 1 अपॉन NI स्क्वायर। माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। इसको मैं आगे लिखूं, इसको पीछे लिखूं, तो फाइनली RH 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस RH 1 अपॉन NH स्क्वायर आ सकता है। इसमें से मैं कॉमन क्या निकालूं बेटा? RH। जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने वहां पर लिख के रखी है। 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, राइट। ये h न्यू की वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको पता है RH क्या है, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं न्यू की वैल्यू निकालता हूं। RH कितना है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड यहां से h नीचे लेके जाओ तो आएगा 6.626 इंटू 10⁻34। यहां पर बनेगा 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये न्यू की वैल्यू आएगी। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर न्यू का निकालूं, तो फाइनल आंसर न्यू का क्या आ सकता है? बहुत आसान है, ये सिर्फ डिवाइड करके 10⁻34 ऊपर जाएगा, प्लस 34 हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू आएगा 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये जो वैल्यू आती है वो न्यू की वैल्यू है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम लोग हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। अब ये जो न्यू की वैल्यू है इसको मुझे 1/λ में कन्वर्ट करना है। कैसे करूं बोलो? वेव नंबर कैसे निकालूंगा? तो न्यू इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज C/λ। पता है? न्यू इज इक्वल टू हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं C/λ। चलो C/λ यहां पर रखो, तो यहां पर फॉर्मूला आएगा C/λ इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। अब यदि मैं C को नीचे लेके आऊं तो बचेगा 1 अपॉन λ। C को नीचे लेके आइए तो 3.29 इंटू 10⁻15। C कितना है? 3.0 इंटू 10⁻8। ये मीटर पर सेकेंड में है। ये थोड़ा यूनिट में फर्स्ट मत जाना, कभी भी यूनिट में ही फंसते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर में। यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मीटर पर सेकेंड 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, राइट। अब ये 1 अपॉन λ की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव नंबर, न्यू बार बोलते हैं ना। चलिए ये वैल्यू को आप टोटल करिए या डिवाइड करके फाइनल आंसर लेके आइए। ये मीटर में आंसर है। अब आप लोग जो पढ़ के आए हो 109677 वाला, वो सेंटीमीटर इनवर्स में था। ये मीटर इनवर्स वाला आंसर है। क्या करेंगे बोलो? मीटर इनवर्स में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 1 पॉइंट कर ले हम लोग। एक काम करो, चलो मैं आपको दोनों की कंपैरिजन बता दूं। 109677 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इनवर्स था। अब यही यहां पर लिखना है, बट मीटर इनवर्स में लिखना है। तो क्या करें? देखो 1 2 3 4 5, मैं यदि यहां पर पॉइंट ले लूं तो कुछ ऐसा हो सकता है 10⁻5, बट ये तो सेंटीमीटर इनवर्स ही हो। मीटर इनवर्स करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा बताइए? 10⁻5 है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10⁻7 में। यहां पर 10⁻2 ऐड करना पड़ेगा। मीटर इनवर्स में लाने के लिए 10⁻7 करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। ये आ गया आपका मीटर इनवर्स में आंसर। इसमें आ गया मीटर इनवर्स में। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। 1/λ बोल सकते हो या वेव नंबर भी बोल सकते हो। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, बट सेंटीमीटर इनवर्स में लिखवाया था। ओके, अब देखिए 2 पॉइंट की डिस्कस करनी है मुझे। आपको कुछ वैल्यू याद भी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है चैप्टर में आगे जाके। तो वो वैल्यू को आप याद रख लो तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? देखो जरा ध्यान से। ये आपका न्यूक्लियस है, पहला पाथ, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे अलग अलग पाथ हो सकते हैं। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। होगा क्या बेटा जरा समझना, n इज इक्वल टू 1 के अंदर है तो एनर्जी हमें क्या मिल सकती है इसकी। चलो जरा यहां पर आइए, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर देखना है। Z हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो दिमाग में वो तो बिठा दीजिए कि Z की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा। n की वैल्यू कितनी, तो n इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी आपकी E1 की -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी आएगी, -13.6। अब n की वैल्यू 2 ले लीजिए, Z तो निकाल ही दो क्योंकि Z की वैल्यू एक ही है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है हमारी। तो n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर ऑफ 2 4, 13.6 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके देखो तो यहाँ पर आएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर 4 का स्क्वायर करो, चलो यदि 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करोगे तो -85 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो यहाँ पर आएगा -54 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, ये एनर्जी को याद कर लीजिए। कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन याद रखो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखी गई है, नेगेटिव। बेटा आपसे क्वेश्चन करो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मुझे आंसर ये देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब नेगेटिव होता है तो एनर्जी नेगेटिव। बेटा चार्ज का एनर्जी से क्या संबंध, क्या रिलेशन चार्ज का एनर्जी से, दोनों अलग चीजें हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो एनर्जी नेगेटिव क्यों है, इसके पीछे रीजन है, सॉलिड रीजन है, समझना जरा। हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर है, उसकी जगह सेकेंड ऑर्बिटल में होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की सरफेस के ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। ये जो पेन है, इस पेन की एनर्जी होगी कि नहीं होगी बताइए, अपने आप पे मूव कर ही नहीं रही तो एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसे थ्रो करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो बात ये है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस के अंदर एनर्जी तो होती ही है, एनर्जी तो होती ही है, एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। तो यहां पर तो जीरो नहीं, नेगेटिव लिखी है, तो नेगेटिव क्यों है, इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब जब बाहर जाएगा तब तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो सबसे दूर होगा, सबसे दूर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उतना दूर कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं लग सकता, दैट मींस एलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे दूर माना जाता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मानी जाती है। एंड इस एनर्जी को हम लोगों ने जीरो अज्यूम कर लिया है, मैं बोल रहा हूं अज्यूम कर लिया है, जीरो है नहीं, जीरो अज्यूम कर लिया गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है एंड मैक्सिमम एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लिया गया है। तो अंदर की तरफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो जीरो से कम होगी, बोलो नीचे अंदर की तरफ आइए तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जीरो से कम, एंड जीरो से कम का मतलब क्या है, नेगेटिव होनी चाहिए। और इसीलिए एनर्जी को यहाँ पर सभी जगह क्या लिखा गया है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका बोर एटॉमिक मॉडल। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताए जो बुक में भी नहीं है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं आपको कुछ कर्व दिखाने वाला हूँ, चाहे आप बड़े बड़े कोई भी क्लासेस में चले जाइए, चाहे आप लोग जो बहुत फेमस है इंडिया की क्लासेस उसके अंदर चले जाइए, आपको एक कर्व नहीं पढ़ाने को मिलेंगे, मींस कोई नहीं पढ़ाता है कर्व। लेकिन मैं अब बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो कर्व डिपेंड करते हैं उस कर्व के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप लोग उस कर्व को समझ लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोगों को बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर कुछ ग्राफ समझना है। तो ये ग्राफ आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझ लेना। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था रेडियस का, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द z, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ग्राफ कौन सा हो सकता है, ये a और ये b ले लीजिए, तो नंबर ऑफ ग्राफ हम लोग अलग अलग रिप्रेजेंट कर पाए। सबसे पहला ग्राफ आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो r एंड n के, r वर्सेस n का। सेकेंड ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो r n स्क्वायर का। थर्ड ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो r n z का। फोर्थ ग्राफ आप प्लॉट यहां पर कर सकते हो r n 1/z का। फिर यहां पर आइए, इसमें फर्स्ट ग्राफ आपका बन सकता है वेलोसिटी वाला, तो v n z का, v वर्सेस z। सेकेंड ग्राफ आपका यहां पर प्लॉट हो सकता है v वर्सेस n का, एंड यहां पर थर्ड ग्राफ आपका प्लॉट हो सकता है v वर्सेस 1/n का। डिफरेंट ग्राफ यहां पर लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। r वर्सेस n स्क्वायर, n स्क्वायर के साथ रेडियस कैसी है, तो n स्क्वायर के साथ रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, बट r एंड n का रिलेशन, तो ये n स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, n लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, ये कर्व अपवर्ड आएगा। क्योंकि आप लोग एक चीज समझिए, यहां पर 1 उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुरंत वैल्यू बढ़ने वाली है। 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, तो तुरंत ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है? तो ये r वर्सेस n स्क्वायर जो है, समझ लेना बेटा, n स्क्वायर है तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन आएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये ग्रेजुअली बढ़ेगा ना, n स्क्वायर के साथ तुरंत बढ़ रहा है, n के साथ तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, स्लोली 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 बढ़ता जाएगा एंड अपवर्ड चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये n के साथ कर्व आएगा एंड n स्क्वायर के साथ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर वैल्यू तुरंत बढ़ने वाली है, यहाँ पर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ने वाली है। चलिए अब है r वर्सेस z का ग्राफ। कैसा है बेटा, r एंड z का रिलेशन कैसा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में ग्राफ कैसा आता है बताइए मुझे, डाउनवर्ड्स आता है, लाइक दिस, पता होना चाहिए आपको। r वर्सेस 1/z, अब कुछ स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते, ये बात को ही नहीं समझ में आती उनको। r 1/z, मैं यदि बोलूं कि रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि रेडियस का 1/z के साथ क्या रिलेशन है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। रेडियस का 1/z बोल रहा हूं मैं, 1/z, तो मींस ये 1/z में पूरा बोल रहा हूं, तो इसको मान के चलो a, तो r a के साथ 1/z को a कंसीडर करो, तो r का a के साथ क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये 1/z इक्वल टू a है, ऐसा मान लो, तो ये r 1/z के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। चलिए यहां पर आइए, वेलोसिटी एंड z का ग्राफ क्या होता है, तो वेलोसिटी एंड z डायरेक्टली प्रोपोर्शन में देख सकते हो आप लोग, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन में तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन। v एंड n का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन में ग्राफ डाउनवर्ड कर्व आता है, एंड v वर्सेस 1/n, अगेन n के साथ इनवर्सली बट 1/n के साथ यस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये सारे डिफरेंट ग्राफ है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के डिफरेंट ग्राफ्स है, उसमें कोई भी ग्राफ आपको बता दे कि r वर्सेस n का बोर एटॉमिक के अंदर ग्राफ कैसा आएगा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू गो विद दिस ग्राफ। यदि आपसे पूछे कि r वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ क्या आ सकता है बोर एटॉमिक मॉडल में, स्ट्रेट लाइन, तो ये सारे ग्राफ आपको लिखने हैं। ओके, तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, यदि कोई डाउट है कमेंट जरूर कर लेना, यदि आपको वीडियो के बारे में क्या फीलिंग है आपकी, वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तो हमारा है ही, कोई भी टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। देखो, कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्रैम करके याद रख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी चीज आप कर रहे हो, पीछे एक स्टेटमेंट या एक वर्ड लगा दो, दैट इज व्हाई, ये क्यों हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें समझ में आने लगेगी। ये एक ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, कि वाई लगा लो कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी तो आप जो है वो बिल्कुल
एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस बना लोगे तो फिर तो नीट और जेडब्ल्यू आपको आसान लगने वाली है। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।